तो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ रहे थे वैद्युत फ्लक्स। तो वैद्युत फ्लक्स होता क्या है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। तो देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक सरफेस ले लेते हैं आप, ठीक, कोई एक सरफेस ले लेते हैं, इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही हों, इससे जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजरती हैं, उसे ही हम लोग कहा जाता है, उसे हम लोग कहते हैं क्या, वैद्युत फ्लक्स। अब ये वैद्युत फ्लक्स होता क्या है ज़रा समझिएगा। अगर ये रेखा, ये कौन सी रेखाएं हैं, ये है वैद्युत फ्लक्स की, इसे क्या लिखेंगे आप, वैद्युत, इसे लिखेंगे आप वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये क्या हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, जो कहाँ से जा रही हैं, इससे गुजर रही हैं, ठीक है, इससे क्या हो रही हैं, गुजर रही हैं, ठीक, इस सरफेस से गुजर रही हैं। तो मान लेते हैं कि इसका जो सरफेस एरिया है वो है ए, ये सॉरी इसको लिख लेते हैं, इसका सरफेस एरिया हम लोग मान लेते हैं ये ए है, इसका सरफेस एरिया क्या मान लेते हैं, कैपिटल ए है, ठीक। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही हैं वो हैं कैपिटल ई, वो क्या है, कैपिटल ई। तो देखिए, सरफेस बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। तो इसका जो पैरामीटर है, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं डी, आपकी बुक में जो लिखा है वो लिखा है डी एस। एस किसके लिए आया है, सरफेस के लिए, और डी किसके लिए आया है, डी एक डिफरेंशिएशन का वेरिएबल होता है जिसे आप डी से निरूपित करते हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, डी एस, ठीक है। डी एस का मतलब है स्मॉल चेंज इन एस, ठीक, स्मॉल चेंज इन एस। तो ये आपका डी एस आ गया। अब आप ये समझिएगा, अगर मान लीजिए ई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ई क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उससे बल रेखाएं कहाँ से पास हो रही हैं, एक सरफेस दिया गया है ये, तो हम लोग फ्लक्स को कैसे निकालेंगे, फाई इक्वल टू ई डॉट, ध्यान रखिएगा, डॉट का मतलब होता है गुणा, और इसी चीज़ को अगर आप वेक्टर में पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, इसे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अदिश गुणांक या गुणनफल कहते हैं, इसी को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मतलब अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या जो है उसका स्केलर प्रोडक्ट निकाल लेते हैं किसके साथ, चाहे आप डी एस यहाँ लिख लो, और चाहे आप एरिया को, अगर आपका एरिया फिक्स है तो ए ले सकते हो आप, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई डॉट ए भी लिख सकते हो, ई डॉट ए। ए क्या है, जहाँ ई क्या है, ई है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र। एक चीज हम लोग पढ़ते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ई को दो नामों से जाना जा सकता है, इसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के नाम से भी जानते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जाहिर सी बात है, जितना फील्ड की वैल्यू होगी, जितनी वैल्यू होगी फील्ड की, उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी, तीव्रता होगी। तो जितनी ज़्यादा ई की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या हो जाती है, तीव्रता। तो ये क्या है वैद्युत क्षेत्र, ये क्या है, वो जो सरफेस आपने लिया है जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, ठीक है, जिससे वो क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही है, उसी को कहते हैं, ये है क्षेत्र, ठीक है। कौन सा क्षेत्र है, जिससे क्या हो रही है, रेखाएं पास हो रही हैं, रेखाएं गुजर रही हैं, रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक। तो ई क्या है, ई है वैद्युत क्षेत्र, और डी एस क्या है, क्षेत्र रेखाएं जहां से गुजर रही हैं, यानी वो सरफेस, इसको बोल रहे हैं आप, इस चीज को आप बोल रहे हैं, ठीक है, डी एस, ठीक। और ये चीज़ जो है आपकी क्या हो रही है, पास हो रही है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ और समझिएगा, इसी को कह रहे हैं क्या, वैद्युत, इसको क्या बोल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स,
वैद्युत फ्लक्स। ये क्या चीज़ दिया गया है, ये है वैद्युत फ्लक्स। अब जरा बात समझिएगा, वैद्युत फ्लक्स को एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है। यदि कोई दिया गया सरफेस है, उससे कई बल रेखाएं गुजर रही हैं, तो इन बल रेखाओं का इसके साथ जो अदिश गुणनफल होता है वो होता है वैद्युत फ्लक्स को निरूपित करता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आएगा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट ये लिखा जाता है। डॉट प्रोडक्ट होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी दो वैल्यू के बीच में, अगर किसी दो वैल्यू के बीच में, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट लगता है, यानी ए डॉट बी है, तो ये होता है, इसका जो होता है वो होता है ए बी कॉस थीटा। ये भी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लिखा है, तो कई बुक्स में आपके इसी चीज़ को जो मॉडिफाई किया जाएगा, ठीक है। तो या तो देखिए, आप अगर डी एस मान रहे हैं इस सरफेस को, तो आप डी एस लिख लीजिएगा यहाँ। अगर आप ए मान रहे हैं इस सरफेस को, ए मतलब एरिया, क्षेत्रफल, तो एक क्षेत्रफल को ए से निरूपित करते हैं, तो इसे आप चाहे ई डॉट डी एस लिखिए या ई डॉट, या इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, ई डॉट ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इन दोनों में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। वैसे जनरल ये लिया जाता है डी एस। डी एस इसलिए लिया जाता है क्योंकि डी एस मतलब सरफेस में चेंज, डी वर्ड होता है डिफरेंशिएशन के लिए। सरफेस में जितना चेंज आएगा, बढ़ेगा या घटेगा, तो उसके लिए डी एस आया है। तो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे स्केलर के बारे में, हम लोग कहते हैं, तो क्योंकि ई डॉट ए डॉट बी अगर होता है इसके स्केलर प्रोडक्ट में, तो अगर दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो इनका होता है ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे भी ये दोनों भी डॉट प्रोडक्ट में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा ई डी एस कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा किसके किसके बीच का एंगल है ये देखना हमें है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट किसके किसके बीच का एंगल है ये देखिए, जो थीटा है वो कहाँ पे एंगल है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप तो इसको देखिए, अगर ये सरफेस है तो इसके जितनी परपेंडिकुलर, जितनी लंबवत चीज़ें आएंगी वो गुजरेंगी। अगर इसके इस साइड से आने लगी चीज़ें, तो ये जो है इससे गुजर के तो जाएंगी नहीं। तो अगर कॉस थीटा होता है तो कॉस थीटा सरफेस के लिए आता है, अगर कॉस थीटा की वैल्यू आ गई तो वो सरफेस के लिए आएगी, ठीक है। लंब के लिए नहीं आती है, लंब के लिए हमेशा कौन आता है, साइन थीटा। आपकी जो ये लाइन आ रही है, ठीक है, इसके बारे में अभी हम अगले में करते हैं। तो हम ये जानेंगे कि ये जो थीटा आया है, ये थीटा है किसके किसके बीच में, ठीक। इसी फिगर को हम एक बार और मॉडिफाई फॉर्म में ले रहे हैं, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए एक सरफेस है, ठीक, उस पर एक लंबवत चीज़ें आ रही हैं तो वो गुजर जाएंगी। लेकिन अगर ये चीज़ें इस तरीके से आने लगी तो ये तो इससे गुजरेंगी, इससे कम से कम गुजरेंगी। तो हम लोग जो सरफेस लेते हैं, ये थीटा किसके किसके बीच में है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो थीटा, ये जो सरफेस है इस पर जो लंब है, ये लंब तथा आने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की एंगल है। जरा बात समझेंगे एक बार फिर से इसे। जो भी सरफेस आप लेते हैं उस सरफेस का नॉर्मल, ये क्या है, जो सरफेस है, सरफेस का क्या है, नॉर्मल। ये क्या है, सरफेस का नॉर्मल या लंब। सरफेस पे जो लंब होगा, सरफेस के लंब, और ये क्या है, गुजरने वाली बल रेखा, ठीक। तो जरा यह जान लीजिएगा, थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, गुजरने वाली बल रेखा तथा ये जो सरफेस दिया गया है इसके बीच, इसके लंब के बीच का एंगल है। मतलब आप अगर इसके और इसके बीच का एंगल निकलता है जो थीटा, वो थीटा का मान यहाँ पे लिखा गया है, कॉस थीटा की वैल्यू इसके लिए आई है, ना कि सरफेस और सरफेस के बीच के लिए, इसके लिए नहीं है। मतलब सरफेस और आने वाली लाइन के बीच का एंगल ये नहीं है, ये वाला एंगल ये नहीं है, ये एंगल है इस सरफेस का नॉर्मल यानी लंब, यानी ये चीज़ लंब हो गई, इस पे लंब, तथा गुजरने वाली रेखाओं के बीच का एंगल है। यानी ये जो थीटा है ये एक्चुअल में किसके किसके बीच है, ये गुजरने वाली
वाली बल रेखा, गुजरने वाली बल रेखा, ठीक, सॉरी, बल रेखा तथा किसके बीच है? ये जो सरफेस गया है लिए गए पृष्ठ, के लंब के बीच का कोण है। यानी थीटा की वैल्यू क्या है? थीटा की वैल्यू ये शो कर रही है कि आपके थीटा की वैल्यू ये शो कर रही है थीटा की वैल्यू क्या शो कर रही है? जो भी आपने पृष्ठ चूज किया है, जो भी आपने पृष्ठ लिया है, उससे गुजरने वाली रेखा के, ये गुजर रही है जो रेखा, कौन सी रेखा? बल रेखा, तथा इस पर जो लंब है, इस पर क्या है? जो लंब है, इस पर जो लंब है इसके, यानी ये सरफेस के नॉर्मल में पृष्ठ के लिए गए लंब के बीच का, यानी इन दोनों के बीच का एंगल है। ठीक, अभी आपको एंगल नहीं दिख रहा है, इसको अभी हम यहाँ पे भी आपको शो करेंगे तो आपको दिखेगा, जरा देखिएगा। अब जरा हम इसको देखते हैं कैसे होगा, कब ज़्यादा रेखाएं पास होंगी, कब कम रेखाएं पास होंगी। तो इसके लिए आपको यहाँ पे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। ठीक है, कब कम रेखाएं पास होंगी, कब ज़्यादा रेखाएं पास होंगी। देखिए आपका फार्मूला था, इसको भी डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दे रहे हैं पहले पूरा, तब अब बात करते हैं। देखिए आपका जो फार्मूला था वो था E.ds, यानी फाई बराबर E.ds cos थीटा। तो ये हमने कहा था किसके किसके बीच का एंगल है वो बताने की बात की गई थी। तो एक बार इस फिगर को भी हम लोग थोड़ा सा सही कर लेते हैं, नहीं चलिए कोई बात नहीं। देखिए अब आपका जो सरफेस है, एक सरफेस है और इस पर लंब है, ये चीज़ इस पर क्या है? लंब है। ये इस सरफेस से क्या बना रहा है? 90 डिग्री। ठीक, और ये जो है ये गुजरने वाली रेखा है, ये क्या है? रेखा है। कौन सी रेखा है? बल। ये कौन सी रेखा है? बल रेखा। ठीक, तो अब देखिए वैल्यू कैसे ली जाएंगी। अगर इन दोनों के बीच का एंगल 0, अगर ये दोनों क्या है? समांतर है। कौन कौन समांतर है? बल रेखा और ये वाली एंगल। तो इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा? थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0। ठीक, तो अगर इनके बीच का एंगल 0 बनता है, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे? दोनों क्या हो जाएंगे? समांतर। दोनों क्या होंगे? दोनों ही क्या हो जाएंगे? पैरेलल। पैरेलल मतलब होता है समांतर। ठीक, तो दोनों अगर समांतर हो जाएंगे तो फाई की वैल्यू देखते हैं। कॉस थीटा, कॉस 0 का मान होता है, कॉस 0 का मान होता है 1। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी E.ds। क्या आ जाएगी? E.ds। अब देखिए इस समय क्योंकि जिनके बीच का एंगल 0 है, तो इस समय, क्योंकि अब देखिएगा अगर सरफेस ऐसा है और इस पे एंगल ऐसे आ रहा है और इसका जो लंब है वो ये है। ठीक, तो इनके बीच का एंगल अगर 0 है तो इससे जो है अधिक मात्रा, यानी फाई की वैल्यू क्या होगी? अधिकतम होगी। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अधिकतम। और यानी अधिकतम, फाई की वैल्यू अधिकतम होने का मतलब है कि इससे गुजरने वाली रेखाएं
रेखाएं अधिकतम गुजरेंगी। रेखाएं क्या होंगी? जो रेखाएं हैं जो बल रेखाएं हैं, बल रेखाएं अधिकतम गुजरेंगी। क्या होंगी? अधिकतम गुजरेंगी। लेकिन अगर यही फाई की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू हम अगर 90 कर दें, थीटा की वैल्यू क्या कर दें? 90, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? फाई की वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि cos 90 का मान होता है, cos 90 का मान होता है 0। cos 90 का मान क्या होता है? 0। तो यहाँ पे अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें अगर 0 से मल्टीप्लाई होगा इस इक्वेशन में, तो देखिए फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हुआ ds से, ये भी 0, ये भी 0, यानी पूरी वैल्यू क्या हो गई? 0। तो अगर पूरी वैल्यू 0 हो जा रही है तो यानी फ्लक्स क्या होगा? यानी गुजरने वाली रेखाएं क्या होंगी? बिल्कुल कम हो जाएंगी, एकदम से कम हो जाएंगी, मतलब कोई रेखा नहीं गुजरेगी। तो इसका फिगर कैसे बनेगा? इसका फिगर कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका फिगर कैसे बनेगा? ये एक सरफेस है, ठीक। आपकी जो बल रेखा है इस पर लंब क्या है? ये है, ठीक। इस पर लंब ये था, और इसके लंबवत क्या हो जाएगी? इसके लंबवत कौन हो जाएगा? इसके लंबवत हो जाएगी ये जो रेखा है जो गुजर रही है। कौन रेखाएं? बल रेखाएं, ठीक है। इसके लंबवत कौन हो जाएगी? बल रेखा। तो बल रेखा अगर इसके लंबवत हो गई, इनके बीच कितना एंगल बन रहा है? 90, ठीक। ये इनके ये है बल रेखा। ये कौन सी रेखा है? बल रेखा। ये क्या है? बल रेखा। कौन बल रेखा है? ये वाला, ये जो पीले कलर से है, वो येलो कलर से, वो बल रेखा है। और ये वाला जो है, ये क्या है? पृष्ठ का लंब, पृष्ठ का लंब। तो अगर cos 90 हो जाता है, कितना हो जाता है? cos 90, तो इनके बीच एंगल बना है क्या? 90। ध्यान रखिएगा, सरफेस से कोई मतलब नहीं है, सरफेस के लंब से आपका लेना देना है। ये जो सरफेस का लंब है इससे लेना देना, इसके और इसके बीच। तो इनके बीच अगर 90 डिग्री बन गई, तो अब देखो सारी बल रेखाएं ऐसे जाएंगी, इस तरीके से गुजर रही हैं, क्योंकि इसके लंब के क्या है? अगर इस पे लंब के क्या है? 90 डिग्री बना रहा है, तो सारी बल रेखाएं कैसे जाएंगी? ऐसे जाएंगी। सारी बल रेखाएं इस तरीके से जाएंगी, यानी इससे कोई पास नहीं होंगी, इसके सरफेस के सारे ऊपर नीचे से निकल जाएंगी बल रेखाएं। यानी इससे अगर कोई पास नहीं होगा तो इसका जो फ्लक्स आएगा, वो फ्लक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। यानी इससे कोई बल रेखा पास नहीं हो रही है। यहाँ से क्या हो जाएगी? कोई बल रेखा, यानी ये क्या हो जाएंगे? लंब। ये इनकी कहानी क्या हो जाएगी? ये हो जाएंगे लंब। और कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी, नहीं गुजरेगी। तो अगर कोई बल रेखा नहीं गुजर रही है, इसका मतलब है फ्लक्स की वैल्यू क्या हो गई है? 0 हो गई है। तो वैद्युत फ्लक्स का सीधा सा एग्जांपल ये था कि अगर एक, मान लीजिए आप एक इमेजिनरी सरफेस लेते हैं, उस सरफेस से गुजरने वाली जितनी बल रेखाएं होंगी वही उसका क्या कहलाएंगी? फ्लक्स कहलाएंगी। फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो है फाई इक्वल टू, फ्लक्स को निरूपित किससे किया जाता है? फाई से। फाई बराबर ई डॉट डी एस। अगर फाई की, अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ये क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएंगी। तब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अधिकतम हो जाएगी। फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अधिकतम। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 90 है तो cos 90 का मान होता है 0, फाई क्या हो जाएगा? 0, यानी कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी। और जब कोई बल रेखा नहीं गुजरेगी तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम, कम से कम, अधिकतम नहीं हो जाएगी। यहाँ क्या हो जाएगी? ये वाला अधिकतम हो जाएगा। कब अधिकतम? तब होगा जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए? 0 डिग्री। और न्यूनतम, इसे क्या कहा जाता है?
न्यूनतम, इसे क्या कहा जाएगा, न्यूनतम। न्यूनतम कब हो जाएगा, जब फाई की वैल्यू, जब क्या हो जाए, फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और फाई की वैल्यू 0 कब होगी, जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाए, 90। तो इस पर न्यूमेरिकल आते हैं, कब बल रेखाएं अधिकतम पास होंगी, बल रेखाएं जब समांतर रहेंगी। किसके समांतर, ध्यान दीजिएगा, बल रेखाओं का लंब और बल रेखाओं, लंब और पृष्ठ के लंब और बल रेखाओं के बीच बनने वाला एंगल कौन सा है, थीटा। ये जो थीटा दिया गया है ये किसके किसके बीच में है, गुजरने वाली बल रेखा तथा सरफेस के लंब, यानी गुजरने वाली बल रेखा तथा लिए गए पृष्ठ के लंब के बीच का कोण है कौन, थीटा। तो अगर ये थीटा दोनों के बीच 0 एंगल बना तो यहाँ से मैक्सिमम हो जाएंगी, ठीक है। और अगर इसके लंबवत हो गई तो इससे कोई भी एंगल नहीं जाएगा। तो इस तरीके से आपका जो टॉपिक था फ्लक्स का, फ्लक्स के लिए हम लोगों ने यहाँ पे पूरा पढ़ लिया। अब अगला जो टॉपिक है उसके लिए हम लोग बात करेंगे। अगला जो टॉपिक होगा वो होगा वैद्युत द्विध्रुव, हमारे ख्याल से, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स के। अब देखिए फ्लक्स है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं इसके लिए, ये एक सरफेस है, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे, ये सरफेस था, सरफेस से इसके ई के और डीएस जो सरफेस लिया गया है उसे डीएस बोला गया है। तो अगर 90 हो जाता है, यही चीज़ हम लोग पढ़ रहे थे अभी, अगर ई डी डेल्टा ई से गुजरने वाली बल रेखाएं ई डॉट डी एस के अनुक्रमानुपाती होती, यदि थीटा 90 तो क्षेत्र के समांतर हो जाएंगे, इससे कोई वैद्युत क्षेत्र रेखा नहीं गुजरेगी। ठीक वही केस है जो पहले हम लोग पढ़ रहे थे। और अगर मान लेते हैं, ठीक है, और यही चीज़ अगर क्या हो जाए, थीटा की वैल्यू अगर 0 हो जाए, ठीक है, थीटा का मान अगर क्या हो जाए 0, तो यहाँ हो जाएगा। अब हम लोग वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, मात्रक हम लोग निकाल लेते हैं, मात्रक के बारे में पढ़ा जाएगा। देखो फाई बराबर होता है ई डॉट डी एस। डी एस क्या है, एक क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। तो क्षेत्र को अगर एरिया, यानी एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, एरिया का क्या हो जाता है, मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम लोग निकालें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है कूलॉम पर आर स्क्वायर और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो ज़रा यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसको, एक और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला होता है, अगर आप उससे निकालें तो उसके बारे में, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फार्मूला होता है। कौन सा फार्मूला है वो देखिए, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर क्या होता है, E बराबर होता है F/Q, ठीक, E बराबर होता है F/Q और डॉट DS ये होता है। अब यहाँ से हम लोग निकालना है इसका मात्रक। F का मात्रक होता है न्यूटन, फोर्स को न्यूटन में नापा जाता है, तो इसका हो गया न्यूटन। यहाँ हो गया क्या, कूलॉम, आवेश का मात्रक क्या है, कूलॉम। और ds क्योंकि एरिया है तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप इसको ले जाते हैं ऊपर करते हैं तो यहाँ पे आपका जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, इसको ले जाते हैं ऊपर तो ये हो जाएगा न्यूटन कूलॉम क्योंकि ऊपर गया है तो इस पे लग जाएगा -1, यहाँ मीटर स्क्वायर। तो ये चीज़ आपका किसका मात्रक निकल के आया, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन कूलॉम इनवर्स मीटर स्क्वायर, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं आपका, ये पूरा फ्लक्स का टॉपिक, फ्लक्स ये होता है भाई, फ्लक्स को फाई से बोला जाता है, फाई से निरूपित किया जाता है, ठीक है। तो ये था आपका फ्लक्स का टॉपिक पूरा। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिए, अगला जो टॉपिक आपका आएगा, वो आता है वैद्युत द्विध्रुव क्या है, पोल, जिसे आप कहते हैं डाइपोल, इसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसे क्या बोला जाता है, यहाँ पे लिखना थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ये वाला टॉपिक हमारा चल रहा है। इसको हम लोग कैसे करेंगे, देखिए ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसे कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाई मतलब होता है 2, पोल
इसी को कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव या द्विध्रुव। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। तो देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे। द्वि मतलब होता है दो, ध्रुव मतलब होता है ध्रुवण। ध्रुव क्या होते हैं, जैसे हम लोगों ने पृथ्वी के बारे में पढ़ा है, पृथ्वी क्या है, गोल है, ठीक, या गोलाकार है, और यहाँ पे है, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्थ, और नीचे वाले को कहते हैं साउथ। ठीक, नॉर्थ साउथ, और ये हो जाएगा आपका ईस्ट, ये हो जाएगा आपका ईस्ट, और ये हो जाएगा वेस्ट। ठीक है, ये चलता है। तो हम लोग ये जो पोल है, एक ध्रुव है, एक नॉर्थ ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। पोल का मतलब होता है बात दिशा के लेकर के होती है ज़्यादा, यहाँ पे डायरेक्शन में। तो हम लोग भी ये चीज़ हम लोगों ने इसमें भी पढ़ा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल या वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, वैद्युत द्विध्रुव। अब देखिएगा हम लोगों ने चार्जेस के बारे में पढ़े हैं। चार्जेस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक पॉजिटिव, ठीक, और एक होता है नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ पे आपके तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसके तीन कॉम्बिनेशन क्या है, एक तो पॉजिटिव निगेटिव के बीच में बन गया, दूसरा बना निगेटिव और निगेटिव के बीच में, तीसरा बना निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। ठीक, ये आपके तीन कॉम्बिनेशन बनते हैं। ठीक, अब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, ये अगर दो ध्रुव हैं, ये भी दो ध्रुव हैं, ये भी दो ध्रुव हैं, तो इनके बीच में तो भाई प्रतिकर्षण होगा, लेकिन इनके बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। ये जो है एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, एक ही चीज़, आकर्षण। ठीक, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर धकेलेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अगर एक पोल और दूसरे पोल का कोई एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिनके बीच की दूरी 2a हो। ठीक, ठीक है, तो हम लोग वैद्युत, क्योंकि आवेशों से बना हुआ है, क्योंकि ये चीज़ किससे बनी हुई है, आवेशों से, तो इसीलिए हम लोग इसे कह रहे हैं वैद्युत। और ये अलग अलग हैं, ये एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। ध्यान रखिएगा, द्विध्रुव में हमेशा पॉजिटिव और निगेटिव नहीं हो सकता है, ये तीनों कॉम्बिनेशन काम कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव पॉजिटिव का, निगेटिव निगेटिव का, और पॉजिटिव और निगेटिव का। अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो भाई इसका क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि द्विध्रुव में ये सिंबल दोनों हो सकता है। ठीक, अब इसको निकालते कैसे हैं, निकालते ऐसे हैं। ठीक है, निकालते इसको कैसे हैं, अगर आपको इनके बीच की वैल्यू निकालनी है तो द्विध्रुव कैसे निकाला जाता है, द्विध्रुव को निरूपित किया जाता है P से। किससे निरूपित किया जाता है, P से, स्मॉल p से रहता है। स्मॉल p से अगर है तो इसको लिखेंगे P। अब ये कैसे निकाला जाएगा, दोनों में से कोई एक ले लेंगे हम, क्या, आवेश, चाहे आप पॉजिटिव वाले को ले लें, चाहे आप निगेटिव वाले को ले लें, उसमें से कोई एक ध्रुव, यानी कोई एक आवेश ले लीजिए, और इनके बीच की जो दूरी है, इनके बीच की दूरी, कुल दूरी कितनी है, 2a। ठीक, इसी को कहते हैं Q2a, या इसी को रखेंगे 2aq। कई बुक में आपको ये जो a लिखा गया है, यहाँ पे आपकी जो NCERT ले रही है वो किसको ले रही है, a को लिख रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, a को लिया गया है। तो ये जो p की वैल्यू आई है, ठीक है, कई की किताबों में इसे l लिखा जाता है, लंबाई को लेंथ से नापते हैं, तो इसे क्या लिख लिया जाएगा, 2l। अब ऐसा 2l क्यों ले रहे हैं, इसके बारे में ज़रा चर्चा करते हैं। देखिए, अगर इसी चीज़ को, ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम किस में ले लें, संख्या रेखा में। संख्या रेखा क्या होती है, आप जानते हैं संख्या रेखा क्या होती है,
संख्या रेखा वो होती है कि माइनस से शुरू होती है, माइनस इनफाइनाइट से शुरू होती है, वो कहाँ जाती है, प्लस इनफाइनाइट तक, और कहीं ना कहीं बीच में कौन आता होगा, 0। ठीक, तो देखिए 2a इसलिए लिया गया है कि जितना इधर आवेश रहेगा उतना ही आवेश क्या होगा, इधर भी रहेगा। ठीक, अभी इसकी डिफिनीशन जब हम बोलेंगे तो इसके डिफिनीशन में क्लियर हो जाएगा आपको। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा, ये जो आवेश Q है इसका परिमाण और इसका परिमाण, इन दोनों का परिमाण क्या होगा, परिमाण समान होगा। कैसा होगा, परिमाण क्या होगा, समान होगा। ठीक, तो अगर परिमाण समान है तो चाहे आप इस आवेश को ले लीजिएगा, अगर मान लीजिए मान लेते हैं इसका है 3 × 10⁸, जैसे एक आवेश है जिसका वैल्यू है 3 × 10⁸18। ठीक, तो इसका भी उतना ही है, इसका भी कितना है, 3 × 10⁸18। बस इसमें क्या है, साइन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव। तो आप देखिए अगर आप 0 से इसको जाएंगे तो भी ये -3 जाएगा, और इधर जाएंगे तो ये जाएगा +3। तो 0 से इनकी जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। इसीलिए जब आप यहाँ से यहाँ तक जाएंगे, मान लीजिए यहाँ पे कौन रखा गया, -Q, यहाँ पे कौन रखा है, +Q, तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाते हैं तो बीच में कहीं ना कहीं आपको 0 मिलेगा ये, और यहाँ 0 से इधर की वैल्यू उतनी ही है जितना इधर से इधर की है। इसीलिए इसको क्या लिख लेते हैं, 2a। इनके बीच की कुल दूरी क्या आ जाती है, 2a, यानी इधर भी a है तो इधर भी a है, इधर भी अगर l मान लेते हैं तो इधर भी क्या हो जाएगा, l। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनके परिमाण की वैल्यू, इनके किसकी, परिमाण की वैल्यू, परिमाण का मान क्या है, समान है। किसके परिमाण का, आवेशों का जो परिमाण का मान या वैल्यू उसकी क्या है, समान है। तो परिमाण अगर समान है तो इनके बीच की दूरी भी क्या होगी, समान होगी। इसीलिए 0 से यहाँ जितना वो इधर जाएगा उतना ही ये क्या जाएगा, इधर जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आपको क्या लिखा गया है, 2a। ठीक, अब यहाँ पे समझिए Pe2a, या इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं P = 2QL। यहाँ पे अगर आप इसको L ले लेते हैं तो ये आ जाएगा P = 2QL। अब ये P क्या चीज़ है, P है वैद्युत द्विध्रुव का मान, वैद्युत द्विध्रुव का मान है। अब इसका जरा स्टेटमेंट हम लोग बोले, स्टेटमेंट मतलब डिफिनीशन क्या होती है, इसको डिफिनीशन को हम लोग कैसे लिखेंगे। ठीक है, डिफिनीशन को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसकी हम लोग देखते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, यदि दो समान परिमाण के आवेश, दो समान परिमाण के आवेश, अब दो समान परिमाण बोला जा रहा है, देखिएगा दो चीज़ें ध्यान रखिएगा, दो समान परिमाण। एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, दिशा के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, दिशा पॉजिटिव निगेटिव हो सकती है, उनका जो ध्रुवण है वो उनका जो गुण है वो पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है, लेकिन उनका क्या हो, परिमाण क्या हो, समान हो। दो समान परिमाण के आवेश को यदि एक छोटी दूरी, एक क्या है, एक छोटी दूरी 2a रुक जाइए, सेंटेंस थोड़ा सा सही कर लेते हैं। एक दो समान परिमाण के आवेश यदि एक दूसरे से छोटी दूरी
2a पर रखे हों तो देख छोटी दूरी हो तो उनका वैद्युत द्विध्रुव P कैसे निरूपित किया जाएगा? वैद्युत द्विध्रुव P किसी एक आवेश तथा उनके बीच कुल दूरी 2a के गुणनफल होता है। ठीक, यानी यदि दो समान परिमाण के आवेश कौन कौन से हैं, मान लेते हैं आवेश कौन सा है, एक है -q तथा +q, यदि एक दूसरे से छोटी दूरी 2a पे रखे गए हों, तो जरा यहाँ पे अब देखेंगे हम लोग। ठीक, दो समान प्रकार के परिमाण के आवेश, एक क्या है q1 है और एक क्या है -q2 है, यानी रखे कहाँ गए हैं, यदि एक दूसरे से छोटी दूरी, ये दोनों के बीच में दूरी कितनी है 2a, ठीक, रखे हों तो वैद्युत द्विध्रुव किसी एक आवेश को ले लेते हैं। कौन सा आवेश ले लें, यानी P बराबर कोई एक आवेश, चाहे ये ले लीजिए चाहे आप ये ले लीजिए। अगर आप इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा +q। ठीक, किसी एक आवेश तथा उनके बीच की जो कुल दूरी है यानी 2a के गुणनफल होते हैं, यानी इनके बीच की दूरी जो है 2a है, यानी यहाँ P बराबर आ जाएगा 2qa। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। अब यहाँ पे समझिएगा, वैद्युत द्विध्रुव मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसको इंग्लिश में कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज एंड द डिस्टेंस एंड द टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम। द प्रोडक्ट ऑफ एनी चार्ज टू द टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम आर नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वैद्युत द्विध्रुव। यानी कोई एक आवेश ले लीजिए इनके बीच का, और इनके बीच की जो कुल दूरी है 2a, उसका जो गुणनफल होगा वही क्या कहलाएगा, वैद्युत द्विध्रुव। तो ये था आपका जो दो टॉपिक, आज का जो टॉपिक था इलेक्ट्रिक डाइपोल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और इसके बारे में, इसकी जो एप्लीकेशन है, इसका जहाँ उपयोग किया जाएगा वो कहाँ पे उपयोग किया जाएगा, और वो जहाँ पे आप उपयोग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी आपके बारे में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा या वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग और भी पढ़ेंगे, और भी ध्यान इसके बारे में, और इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन मतलब उपयोग कहाँ होगा, ये इसके बारे में पढ़ेंगे। ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले का हम लोग इसका वो निकालते हैं, क्या निकालें, इसका मात्रक क्या होगा भाई, ज़रा देखते हैं मात्रक क्या होगा। इसका मात्रक कैसे निकाला जाएगा, ज़रा मात्रक के बारे में कैसे चर्चा करेंगे। मात्रक देखो, Q का मात्रक क्या होता है, कूलॉम। आवेश को किस में निरूपित करते हैं, कूलॉम से। तो इसका हो जाएगा C, और आवेश यानी इसका A क्या है, दूरी है, A क्या है, दूरी है। तो दूरी को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में। दूरी को किस में नापते हैं, मीटर में। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा कूलॉम मीटर। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलॉम मीटर।
तो हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ लिया, द्विविध ध्रुव के बारे में पढ़ा और उसका मात्रक क्या होता है उसके बारे में चर्चा कर ली। इसके उपयोग के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।